गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। इससे पूर्व हमने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व अन्य यूरोपियन शक्तियों के आगमन और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ा। इनमें सबसे ज़्यादा सफल अंग्रेज रहे। अंग्रेज़ों की सफलता के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था उनका बंगाल पर आधिपत्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद भारत के जिस प्रांत ने अंग्रेज़ों को आकर्षित किया वह था बंगाल। बंगाल की प्राकृतिक संपदा व आर्थिक संपदा ने अंग्रेज़ों को बंगाल में आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और इन्हीं आर्थिक संसाधनों के बल पर अन्य यूरोपियन शक्तियों को पराजित करने में अंग्रेज सफल रहे और भारत में अपनी शासन की स्थापना ब्रिटिश शासन की स्थापना की। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, प्रशासनिक और सैन्य अकुशलता के कारण तत्कालीन समय में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। पूर्व में इन प्रांतों में सूबेदारों को नियुक्त किया गया था जिन्होंने कालांतर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और ये एक एक करके ये जो प्रांतीय शासक थे वो अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। उनके साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष होता रहा और किस प्रकार से कालांतर में बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी मुर्शिद कुली खां ने। ये बादशाह द्वारा सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर था। औरंगजेब की मृत्यु के समय ये बंगाल के नायब निज़ाम और उड़ीसा के सूबेदार थे, क्योंकि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा बंगाल के नवाब के अंतर्गत ही आता था या बंगाल के सूबेदार के अंतर्गत आता था। इनके महत्वपूर्ण कार्य थे, इन्होंने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की। बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इन्होंने बंगाल में दस्तक यानी कि व्यापारिक विशेषाधिकार जो 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था, जिसमें वो 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार का जो उनको व्यापारिक विशेषाधिकार दिया गया था उसको उन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया, ताकि राजस्व वसूली अगर सुदृढ़ होगी तो बंगाल की आय बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दूसरा, खालसा भूमि का उन्होंने विस्तार किया। खालसा भूमि जो कि प्रत्यक्ष राज की नियंत्रण वाली भूमि थी, उसका विस्तार किया। इन्होंने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इन्होंने किसानों को तकावी ऋण दिए ताकि कृषि को प्रोत्साहन दिया जा सके। इन्होंने छोटे ज़मींदारों को हतोत्साहित किया और बड़े ज़मींदारों को प्रोत्साहित किया, जिससे कि ज़मींदारी प्रथा को भी प्रोत्साहन मिला। फर्मिंगर की एक अंग्रेज यूरोपियन अधिकारी फर्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व 1.5 करोड़ रुपये हो गया, यानी कि बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मुर्शिद कुली खां का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारी बने सुजाउद्दीन। 1727 से 1739 तक ये बंगाल के सूबेदार रहे। मुर्शिद का उत्तराधिकारी बंगाल का नवाब बना। मुगल दरबार में ये राजस्व भेजा करते थे बंगाल, लेकिन व्यवहार में ये पूर्णतः स्वतंत्र थे। 1732 ईस्वी में इन्होंने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया था। फिर आए सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी तक। सुजाउद्दीन का ये पुत्र था और इन्होंने आलम-उद-दौला हैदर जंग की उपाधि ग्रहण की थी। मुगल दरबार में भेजे जाने वाले राजस्व में इन्होंने कमी कर दी। हम देखेंगे एक एक करके केंद्रीय सत्ता से इन्होंने अपना नाता तोड़ना या केंद्रीय सत्ता का जो आधिपत्य था या प्रभाव था उसको कम करने का प्रयास किया। फिर घेरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में बिहार के नायब सूबेदार, जिनको सुजाउद्दीन ने नियुक्त किया था, उन्होंने अलीवर्दी खां, उन्होंने सरफराज को घेरिया के युद्ध में पराजित कर मार डाला और अब बनते हैं 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां। ये पूर्णतः दिल्ली से स्वतंत्र हो गया, यानी अब मुगल दरबार से पूर्णतः इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। प्रारंभ में इन्होंने 2 करोड़ रुपए नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना और नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया, यानी स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता स्थापित की। फिर मराठा आक्रमणों से तंग आकर इन्होंने 1751 ईस्वी में मराठों के साथ संधि की और मराठों को 12 लाख रुपए सालाना चौथ, जो कि एक मराठा कर था, उसको दिए, वो तैयार हो गए। और उसी साथ उड़ीसा भी मराठों को इस शर्त पर दे दिया कि वे कभी भी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें एक अन्य विद्रोह का सामना करना हुआ था, अफगान विद्रोह 1748 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल के जो थे महत्वपूर्ण नवाब थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। उन्होंने यूरोपियन शक्तियों की वास्तविक
जो महत्व था उसको जाना, और उन्होंने इसीलिए ये बात कही थी, या ये मुहावरा कह सकते हैं, कहावत कही थी कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो ये डंक मारेगी। इस प्रकार से ये कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है, अन्य एग्ज़ाम में भी अलीवर्दी खां के बारे में पूछा गया है। तो ये कंपटीशन की और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां ने मृत्यु से पूर्व ही अपने नाती को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, वो थे सिराजुद्दौला। लेकिन पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग और अलीवर्दी खां की बेटी घसीटी बेगम, जो कि खुद ही सिराजुद्दौला की मौसी थी, उन्होंने इसका विरोध किया। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी और ईआईसी ने इसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिए। आपसी जो प्रतिस्पर्धा थी या आपसी जो वैमनस्य था, उसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। वही फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने पहले बंगाल को जीता और धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। अब ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था जिस पर बंगाल के नवाब का शासन था। बंगाल नवाब के अधीन आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे। बंगाल प्रारंभ से ही प्राकृतिक संसाधनों और कृषि के क्षेत्र में समृद्ध प्रांत था। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप के निरंतर कच्चे उत्पादों शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम आदि का बहुतायत से निर्यात होता था। ब्रिटेन को 18वीं सदी में एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। इससे पता चलता है कि बंगाल उस समय व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हब बन चुका था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं और समृद्धता ने अंग्रेजों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। सन 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल के दीवान थे, बंगाल में वित्तीय अनुशासन लागू करके उसे अन्य भारतीय क्षेत्रों की अपेक्षा सुदृढ़ता प्रदान की। जो मैंने अभी आपको उससे पहले बताया था कि बंगाल में जो राजस्व सुधार मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए थे, उससे बंगाल की वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, और इसी चीज़ ने अंग्रेज़ों को प्रभावित किया। कालांतर में उसके उत्तराधिकारी शाह शुजा और अलीवर्दी खां ने उपयुक्त नीति को जारी रखा। सभी प्रमुख विदेशी शक्तियाँ यथा डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने बंगाल में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की थी। अपनी आरंभिक सफलता से उत्साहित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अत्यधिक बढ़ाया, क्योंकि उसे बंगाल में फरमान प्राप्त हो चुके थे। पहले 1651 ईस्वी में अपनी कोठी स्थापित करने में सफलता मिली। उसके बाद कालांतर में 1698 ईस्वी में भी उन्हें सफलता मिली। उसके बाद उन्हें 1717 में फर्रुखशेर के फरमान से बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार मिल गया था। तो इससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो चुके थे और निरंतर अपने प्रयासों को बढ़ा रहे थे, जिससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तो हो ही रहा था बंगाल में, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे, वह भी अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित थे। तो उन्होंने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे कि बंगाल की वित्तीय स्थिति को दोहरा आघात लगा। बंगाल की वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इन अधिकारी और कर्मचारियों को इंटरलोपर्स कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। 1670 से 1700 ईस्वी के बीच में जो अधिकारी कर्मचारी थे, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करने लगे थे, उन्हें इंटरलोपर्स कहा गया। अंग्रेजी महत्वाकांक्षा को पंख तब लगे जब कालांतर में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार का अधिकार दे दिया, जिसे दस्तक कहा गया। तो अब छोटे प्रश्नों में दस्तक किसे कहा गया, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। वह इस घटना को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, अधिकार पत्र। फलतः अंग्रेजों को बंगाल में अपनी जड़ों को अधिक गहरा करने का मौका मिल गया। अब पढ़ेंगे हम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मिर्ज़ा मोहम्मद भी था। इसके अंग्रेज़ों के साथ संबंध और किस प्रकार से बंगाल में इसके और अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ और बंगाल पर अंततः अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। तो ये रहे थे 1756 से 1757 ईस्वी तक। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना।
उसे अपने शासनकाल के प्रारंभिक दौर में अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके नवाब जब इसे घोषित कर दिया था अलीवर्दी खान ने, तो इन्हीं के जो सगे संबंधी थे, इनकी जो मौसी थी और जो पूर्णिया का फौजदार शौकत जंग था, वो नहीं चाहता था कि ये बंगाल का नवाब बने। और इनके विरोधियों में कौन कौन थे, तो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम और इनका सेनापति मीर जाफ़र, ये तीनों ही इसके, जब खुद का सेनापति जो था वह स्वयं सेनापति जो अगर विरुद्ध हो जाए तो फिर वैसे हार अवश्यम भावी होती है। इसके अतिरिक्त बंगाल के धनी जमींदार जो थे जगत सेठ, अमीन चंद, राजवल्लभ, रायदुल्लभ भी सिराज से घृणा करते थे। अक्टूबर 1756 ईस्वी में सिराज ने अपने प्रमुख विरोधियों पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में परास्त करके हत्या कर दी। पहले तो इन्होंने अपने सगे संबंधियों में जो इनका विरोध कर रहे थे उनमें शौकत जंग को पराजित कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध का घटनाक्रम। सिराजुद्दौला की आंतरिक समस्याओं को व बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था तथा बिना नवाब की अनुमति के फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी और कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण पर भी आनाकानी की। परिणामतः नवाब ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने फुल्टा टापू पर शरण ली। अब हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे बनी। हमने देखा कि सिराजुद्दौला की आंतरिक समस्याएं तो थी और बाह्य रूप से जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल पर आधिपत्य करना चाहते थे। तो बंगाल ने इसके लिए सबसे सुनहरा मौका ये था कि सिराजुद्दौला के सगे संबंधियों को अपनी तरफ और उनके विरोधियों को अपनी तरफ मिलाना, और यही उन्होंने किया। उन्होंने पहले तो अपने सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सिराजुद्दौला को नागवार गुजरे, जैसे कि फोर्ट विलियम जो किला था कलकत्ता के अंदर उसकी किलेबंदी करना, कासिम बाजार की फैक्ट्री के निरीक्षण के लिए जब सिराजुद्दौला ने निरीक्षण करना चाहा तो उन्होंने करने नहीं दिया। तो ये सब चीज़ों से सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ थे उनके संबंध खराब हो गए थे, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था, और इससे वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो भाग गए थे और उन्होंने फुल्टा टापू पर शरण ली। तो सबसे पहला जो घटनाक्रम था वो था 15 जून 1756 जब कलकत्ता पर आक्रमण किया गया था सिराजुद्दौला की ओर से। दूसरा था ब्लैक होल की घटना। उसके बाद क्या होता है कि 20 जून 1757 में फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में किला था पर सिराज ने कब्जा कर लिया आक्रमण करके, और 146 अंग्रेज स्त्रियों और पुरुषों को सुबह तक एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें केवल 23 व्यक्ति जीवित रह पाए थे। अंग्रेजी इतिहासकार हॉलवेल भी उस काल कोठरी में बंद थे, उन 23 व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने इसे दुखद त्रासदी बताते हुए ब्लैक होल की घटना नाम दिया। अब चूँकि दो चीज़ हो चुकी थी, दो ऐसी मतलब कार्रवाई जो सिराजुद्दौला की तरफ से हुई थी उसका प्रत्युत्तर देना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था। तो इसी का प्रतिशोध लेने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा गया था, और क्लाइव ने कूटनीतिक का सहारा लेते हुए पहले जो कलकत्ता का जो प्रभारी अधिकारी था मानिकचंद, चूँकि वो आर्थिक रूप से भ्रष्ट था, उसे घूस देकर अपनी ओर मिलाया और कलकत्ता पर पुनः अब अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिराजुद्दौला ने पहले अपने सैन्य कुशलता के बल पर दो बार अंग्रेज़ों को परास्त किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो एक जिसका योग्य नेतृत्व था और एक कूटनीतिज्ञ था, उसने भारतीयों की या फिर जो सिराजुद्दौला के जो अधिकारियों थी उनकी भ्रष्टता को भांपते हुए उन्हें घूस देकर अपनी ओर मिला लिया, और जिससे कूटनीति से कलकत्ता पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। अब आती है अलीनगर की संधि। ये हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को अपने अधिकारियों की भ्रष्टता और विश्वासघात के कारण अंग्रेजों से संधि के लिए विवश होना पड़ा। अंततः 9 फरवरी 1757 ईस्वी को दोनों पक्षों के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई, जिसकी शर्तें निम्न थी। पहला, सिराजुद्दौला ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई समस्त सुविधाओं को स्वीकार कर लिया।
मतलब केंद्रीय सत्ता मुगल बादशाह ने जो भी अंग्रेज़ों को जो सुविधाएं दी थी वो सिराजुद्दौला ने मान ली कि ठीक है आप वो सब सुविधाओं का उपभोग कर सकते हो, यानी कि बंगाल में दस्तक का उपयोग जो है वो कर सकते हो, दस्तक यानी व्यापारिक विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, अंग्रेजी फैक्ट्रियों को बहाल करते हुए किलेबंदी करने और सिक्के ढालने का भी अधिकार दे दिया है। पहले जो अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ भी चल सकती हैं और वो किलेबंदी भी कर सकते हैं, जैसे कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी की थी तो सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने अलीनगर की संधि के तहत इसको मान लिया और सिक्के ढालने के अधिकार भी दे दिए। उक्त संधि अंग्रेजों के नवाब की प्रथम कूटनीतिक विजय थी जिसने प्लासी के युद्ध की आधारशिला रखी। हम प्लासी के युद्ध के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।